बिजली मिडिल क्लास घर की एक तेज तर्रार लड़की थी। उसके परिवार में उसके माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसकी माँ घर घर बेबी सिटिंग का काम किया करती थी, मगर बिजली अपना सारा वक्त खुद को सजाने और संवारने में ही गुजारा करती थी। इसी वजह से उसकी माँ उससे बेहद परेशान रहा करती थी। एक दिन तंग आकर उसकी माँ विमला ने बेटी बिजली से कहा, दिन भर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती रहती है। ये नहीं कि मेरे साथ चलकर मेरा ही हाथ बटा दिया करे। आपका काम मुझे समझ नहीं आता अम्मी। मैं कुछ अलग करने के लिए बनी हूँ। वो तो तुझे देखकर ही पता चल रहा है कि तू क्या अलग करने के लिए बनी है। पूरे दिन शीशे में खुद को देखते रहने से तू किसी फिल्म की हीरोइन नहीं बन जाएगी। क्या बात करती है अम्मी? मेरे आगे पीछे पूरे मोहल्ले के लड़के घूमते हैं और सब जानते हैं कि बिजली किसी को घास नहीं डालती, क्योंकि बिजली तो किसी एक के लिए ही बनी है। और तुझे जो लड़के लाइन देते हैं, उन्हीं में से किसी एक को पकड़ के निकाह क्यों नहीं कर लेती? वो सबके सब फोकट के आशिक हैं अम्मी। उनकी जेबें हमेशा ही खाली रहती है। अब दिमाग खराब मत कीजिए। मुझे अभी रश्मि से मिलने जाना है। आज हम दोनों मिलकर मोमोज खाएंगे। पता नहीं तेरा क्या होगा बिजली। इतना कहकर विमला अपने काम पर चली गई और बिजली तैयार होकर अपनी दोस्त रश्मि से मिलने चली गई। वो रश्मि के गली तक पहुंची थी, तभी एक खूबसूरत लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। बिजली उसे गुस्से में देखकर बोली, तुम मेरा पीछा करते हो ना, और आज तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरा रास्ता रोका। बिजली की बात पर बहुत खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता हुआ बोला, मेरा नाम राहुल है। और मेरा नाम बिजली है, और मुझसे दूर ही रहो। मेरा नाम राहुल है। तो मैं क्या करूं? बात असल में यह है बिजली कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शायद तुम्हें खबर नहीं है, बिजली से तो पता नहीं कितने लोगों को मोहब्बत है। लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अच्छा, वैसे तुम मेरे मोहल्ले के तो नहीं हो। शक्ल सूरत से तो काफी अच्छे हो, और कपड़े देखकर भी ऐसा लगता है कि तुम अच्छे खानदान से हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं यहाँ से कुछ दूर फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरे खानदान में मैं और सिर्फ मेरे भैया और भाभी है। फ्रेंड्स कॉलोनी का नाम सुनकर बिजली की आंखों में चमक आ गई। वो चहकती आंखों से बोली, फ्रेंड्स कॉलोनी में तो सारे के सारे अमीर लोग ही रहते हैं। क्या तुम भी अमीर हो? हाँ बिजली, मैं भी अमीर हूँ। राहुल की बात सुनकर बिजली मुस्कुराने लगी। उसके मन की इच्छा जो पूरी हो गई थी। बिजली हमेशा से एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जिसके पास धन दौलत हो और जो उसे खुश रख सके। राहुल और बिजली की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। कुछ महीने बाद बिजली ने राहुल से कहा, हमें मिलते हुए बेहद दिन हो गए हैं राहुल। मुझे लगता है तुम्हारा निकाह करने का कोई इरादा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बिजली? मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? ना बाबा ना, शुरुआत में तो भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। बिजली की बात सुनकर राहुल भड़क गया और बिजली को मंदिर की ओर ले गया, और उसने मंदिर में ही बिजली की मांग भर दी। राहुल ने तैश में आकर बिजली की मांग तो भर दी, लेकिन अब राहुल टेंशन में आ गया। क्या बात है? मुझसे निकाह करते ही तुम टेंशन में आ गए? बिजली, बात ही कुछ ऐसी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपने परिवार वालों से कैसे मिलाओ। उन्हें मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। काश कि कुछ ऐसा हो जाता कि तुम मेरे परिवार वालों का दिल जीत लेती, और अब मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। अब मैं करूँ क्या? राहुल की बात सुनकर बिजली गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास एक आइडिया है राहुल। क्यों ना मैं तुम्हारे बंगले में नौकरानी बन के पहुँच जाऊँ और नौकरानी बनकर उनका दिल जीत लूँ। क्या यह मुमकिन है? क्यों, ऐसा नहीं कहते कि काम का सबको प्यारा होता है? और फिर मैं दिन भर तुम्हारी नजरों के सामने भी रहूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारे खानदान वालों को हमारे बारे में सब कुछ पता नहीं लग जाता, मैं तुम्हें अपने शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। बिजली का आइडिया राहुल को बेहद पसंद आया। अगले दिन बिजली राहुल के यहाँ नौकरानी बनकर पहुँच गई। राहुल की भाभी निधि ने बिजली से उसकी तनख्वाह के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मुझे वैसे नौकरानी की सख्त जरूरत थी। वैसे तुम कितने पैसे लोगी? आप जितने पैसे दे देंगी। अरे वाह, तब तो तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम आज से ही काम शुरू कर दो। जाओ, किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो, और पोछा भी लगाना। तुम्हें दावत बनाना आता है क्या? जी मीम साहब, मैं खाना बेहद लजीज बनाती हूँ।
अरे वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। जाओ, जाकर पहले किचन में रखे बर्तन साफ कर दो। आज शाम को दावत भी तुम ही बनाओगी। निधि के कहने पर बिजली तुरंत किचन में बर्तन साफ करने चली गई। किचन में बर्तन साफ करने के बाद उसने बड़ी मेहनत से पूरे घर में पोछा लगाया और फिर शाम को बिजली ने बहुत लजीजदार खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। डाइनिंग टेबल पर राहुल और उसका बड़ा भाई सुमित भी मौजूद था। खाना सुमित को बहुत पसंद आया। भाई वाह बिजली, तुमने तो कमाल कर दिया। यकीन मानो, मैंने इससे ज्यादा लजीज खाना अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सुमित की बात सुनकर उसकी बीवी निधि को गुस्सा आ गया। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सुमित, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अच्छी दावत नहीं बनाती? नहीं मेम साहब, उनके कहने का मतलब वो नहीं था। क्या मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह बनकर रहो। निधि की बात सुनकर बिजली छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। बिजली को काम करते हुए अब वहाँ पर बहुत दिन हो गए थे। वो समझ चुकी थी कि निधि का मिजाज बहुत ही शक्की किस्म का है। निधि अगर भूली से बिजली को सुमित से बातें करते देख लेती तो वो हंगामा खड़ा कर देती। एक दिन निधि और सुमित एक शादी में चले गए। बिजली और राहुल पूरे घर में अकेले थे। तभी राहुल वहाँ आ गया। जब भाभी तुम्हारी इंसल्ट करती है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं राहुल, तुम्हारे खातिर मैं ये इंसल्ट सह लूंगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बिजली, अब मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। इतना कहकर राहुल बिजली के करीब आ गया। नहीं राहुल, अभी नहीं। हमने एक दूसरे से वायदा किया था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ बिजली, इसमें कुछ गलत नहीं है। इतना कहकर राहुल ने बिजली को गले लगा लिया। राहुल के गले लगाते ही बिजली के कदम डगमगा गए और उन दोनों में फिर वो सब कुछ हो गया जो एक शौहर और बेगम में होता है। इस बात को ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन बिजली को चक्कर आ गए, मगर उसके जमीन पर गिरने से पहले ही सुमित ने उसको थामकर गिरने से बचा लिया। तभी निधि वहाँ आ गई। वाह पतिदेव वाह, तो मेरे पीठ पीछे इस नौकरानी के साथ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है निधि, उसको चक्कर आ गए थे। तभी उसी वक्त बिजली को एक उल्टी हो गई। तो तुम इसकी खातिरदारी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने काम वाली बाई को ही प्रेग्नेंट कर दिया? जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसको जरूर फूड पॉइजनिंग हो गई, इसी वजह से उसे चक्कर आ गए होंगे। इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। निधि ने फौरन एक डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। ये देखकर राहुल के हाथ पैर फूल गए। राहुल ने बिजली का चेकअप करने के बाद सुमित की ओर देखकर कहा, शी इज प्रेग्नेंट। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। बिजली की आंखों में आंसू आ गए। तभी राहुल गुस्से में बोल पड़ा, बस बहुत हो गया भाभी, अब मैं चुप नहीं रह सकता। इसके कोख में मेरा बच्चा है, यह मेरी पत्नी है। राहुल की बात सुनकर निधि और सुमित चौंक गए। राहुल ने सारी बात अपने भैया और भाभी को बता दी। मुझे माफ कर दो राहुल, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। अरे इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की तो किस्मत वालों को ही मिलती है, जो अपनी मोहब्बत के लिए काम वाली बाई बनने के लिए तैयार हो गई और बेचारी इतने दिनों से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती रही। निधि ने बिजली से भी माफी मांगी। राहुल के भैया भाभी ने बिजली को अपने परिवार की बहू मान लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दीपा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके अम्मी अबू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। लो बेटी सीमा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, लो बादाम वाला दूध पी लो। अम्मी, अभी तो मैंने जूस पिया ना, सुबह से खा ही रही हूँ, और कितना खिलाओगी मुझे? चल, ऐसा नहीं कहते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले जूस पी ले। देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा पहुँचती है। मामी, मुझे शिद्दत की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अभी तो तूने खाया था, सारा दिन बकरी की तरह चढ़ती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। घर के काम कौन करेगा? हाँ, जितना खाती है अगर उतना काम भी कर लेगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी। मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी और अभी तो शाम हो गई है। अब तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, तो सुबह खाया था ना, जा रात की 2 रोटी रखी होगी वो खा ले। और रही जूस की बात, तो शक्ल देखी है अपनी आईने में?
जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा मायूस होकर चली जाती है। तभी कविता उसे आवाज लगाती है, दीपा सुन, नजदीक की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। लेकिन मामी, उसमें तो बहुत वजन होगा, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगी? मुझसे तो वो नहीं उठ पाएगा। खाना तो जरूरत से ज्यादा खाती है तू, तुझसे 5 किलो चावल नहीं उठ पाएंगे। बहाने मत बना, चल जा लेकर आ, कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को एक नजर देखती है। ये चावल लेकर आई है, कितने खराब है ये चावल, इनको बनने में तो कितना वक्त लगेगा। एक काम ढंग से नहीं करती तू। चावल लेने के लिए भेजा था तो इतनी देर से लेकर आई और ऊपर से इतने बेकार चावल। अब क्या करूं मैं तेरा? कविता उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और दीपा रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ दाखिल होते हैं और उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं, अरे कविता, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसकी खता क्या है? आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हैं। आज इसे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी ना तब इसे सबक हासिल होगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसे बचा कुचा खाना दे देती है, जिसे खाकर वो सो जाती है। एक रोज कविता किसी काम से बाजार जाती है और उसे बाजार में तन्हा छोड़कर चली आती है। दीपा घर के रास्ते से अनजान होती है तो वो बाजार में गुम हो जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से हिफाजत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा, तुम यहाँ पहले कभी नजर नहीं आई? तुम यहाँ नई नई आई हो क्या? नहीं, मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में तन्हा छोड़कर चली गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खुदा को प्यारे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहो। जैसे मैं कबाड़ चुनकर दिन गुजारता हूँ, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बिनकर गुजर बसर कर रही होती है। तभी एक रोज उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इसकी जांच करनी होगी। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? आप अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, मालूम नहीं, एकाएक सर घुमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे वालिदैन कोई हैं तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो अपनी सारी कहानी बयां करती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम ये कबाड़ का काम छोड़कर मेरे क्लिनिक में काम करना शुरू कर दो। इससे तुम पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब इंसान बनोगी। दीपा डॉक्टर के क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में खबर मिलती है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगी यहीं कहीं। मुझे क्या इत्तला करके जाती है कहीं वो। किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा की तलाश में घर से निकल जाता है। वो दीपा को तलाश करते हुए उसी क्लिनिक में पहुंच जाता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मुझे दीपा से मुलाकात करनी है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढा रही थी। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं है उसमें? तुम्हारी भी तो औलाद है। अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ये सब बातें दरवाजे के पीछे छुपकर कविता सुन रही होती है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आइंदा तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो सुलूक तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दीजिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आइंदा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं दीपा को अपनी बच्ची से बढ़कर प्यार करूंगी। दीपा, जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। लेकिन किशोर, आपको दीपा का बहुत ख्याल रखना होगा और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना।
जी डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर यही तो एक मेरी बाजी की निशानी है, इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा अपने मामा मामी के साथ घर वापस आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी उसके साथ गलत सलूक नहीं करती है, वो अब उसे बहुत मोहब्बत करने लगती है।